गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1.32 करेंगे एडिशनल एक्सरसाइज का, जिसमें क्वेश्चन ये कहता है कि कंसीडर एन आर्बिट्रेटरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। मान लीजिए कहीं पर डिफरेंट चार्जेस कहीं पर असेंबल हैं, जैसे Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5 ऐसे मान लीजिए, ठीक है। Q6 भी मान सकते हैं। यहाँ पर कई सारे चार्जेस इकट्ठे हैं और एक कहता है कि स्मॉल टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट नल पॉइंट, यानी एक कोई ऐसा पॉइंट चूज़ कर लें, पी पॉइंट चूज़ कर लें जहाँ पर जो नल पॉइंट है। नल पॉइंट का मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। यहाँ पर हम ऐसा एक चूज़ कर रहे हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ज़ीरो है, ठीक है। एट पी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, ये गिवन है हमको। तो कहता है शो दैट टेस्ट चार्ज इज नेसेसरी अनस्टेबल। अगर यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज रख दें, टेस्ट चार्ज तो क्यू नॉट होता है, अगर यहाँ क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रख दें तो उस पर जो है वो स्टेबल होगा, वो अनस्टेबल होगा, है ना। रिक्वायरमेंट क्या कहता है, रिक्वायर्ड आंसर क्या कहता है कि टेस्ट चार्ज इज अनस्टेबल, ये वो कहना चाहता है। ये हमें प्रूव करिए कि अनस्टेबल है। चलिए कोई बात नहीं, सबसे पहले हमें ये देखना है। देखिए कोई, जैसे हम लोगों ने कभी मैथमेटिक्स में ये प्रूव किया है कि प्रूव करिए कि √2 इरेशनल नंबर है, तो हम पहले उसको रेशनल लेके चलते हैं। अगर वो हमारी बात गलत हो जाती है तो वो हमारी इरेशनल वाली कहानी सही हो जाती है। यहाँ भी कुछ ऐसे ही मान के चलते हैं। हम ये मानते हैं कि यहाँ पर स्टेबल है, ये ऐसा मान के चलते हैं कि यहाँ पर अगर हम टेस्ट चार्ज रखेंगे तो वो स्टेबल होगा। अब स्टेबल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए स्टेबल का मतलब ये है कि अगर टेस्ट चार्ज यहाँ रखते हैं तो वो टेस्ट चार्ज अगर कहीं भी हम इसको रोटेट करेंगे, मतलब कहीं भी घुमाएंगे, कहीं भी इधर उधर करेंगे, तो वो फिर से अपनी जगह पे आ जाएगा। तो ऐसा क्यों आ जाएगा, देखिए रीज़न क्या है। अगर यहाँ नल पॉइंट है, अगर ये पॉइंट P नल पॉइंट है, तो यानी कि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि अगर हम टेस्ट चार्ज रख दें, सपोज यहाँ टेस्ट चार्ज रख दें और इसको थोड़ा सा इस तरफ डिस्प्लेस करें Q3 की तरफ, तो Q3 क्या करेगा, इसको इधर ढकेल देगा, यानी धक्का दे देगा। इसका मतलब यहाँ एक फोर्स काम कर रहा है और वो फोर्स किसकी वजह से बना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। मान लीजिए ये Q4 चार्ज है, यहाँ पर हमने टेस्ट चार्ज रखा, तो वो क्या करेगा, इस तरफ इसको पुश कर देगा, यानी रेडियली जो है इनवर्ड अंदर की तरफ। अगर इसकी वजह से देखें तो यहाँ पर इसको इस तरफ ये मूव करा देगा, ठीक है। तो कुल मिला के जितने भी चार्जेस यहाँ मौजूद हैं, सबकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है वो रेडियली इनवर्ड होगी। तो कह सकते हैं एट पॉइंट P द इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने शॉर्टकट में लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इनवर्ड, ठीक है। ये हम इनवर्ड कह सकते हैं। अब बात समझते हैं कि अगर इनवर्ड यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर चार्ज तो है ही, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर देन फ्लक्स भी होगा, क्योंकि इनवर्ड है तो फ्लक्स तो होगा ही होगा। अब देखिए जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड सब इनवर्ड है, चाहे जिसकी वजह से भी हो। अच्छा, तो अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड है, ठीक है। अब आ जाते हैं गॉस थ्योरम पे। गॉस ने हमें क्या बताया है, गॉस ने बताया है कि कोई भी फ्लक्स जो होता है वो होता है चार्ज इनसाइड, यानी कि उस गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज है वो, और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम यहाँ पर गॉस सरफेस की एक गणना कर लें, एक मान लें कि ये गॉस सरफेस है, ऐसा मान लें कि ये गॉस सरफेस है, तो गॉस सरफेस का रूल क्या है, गॉस सरफेस के लिए रूल के लिए जरूरी है कि अगर फ्लक्स मौजूद है तो इसका मतलब उस सरफेस के अंदर, जैसे ये सरफेस है, इसका मतलब इसके अंदर चार्ज मौजूद होना चाहिए। लेकिन अगर आप वास्तव में देखें तो ये जो भी चार्जेस दिख रहे हैं, ये चार्ज इस सरफेस के बाहर हैं। अगर चार्ज इस गॉसियन सरफेस के बाहर हैं तो यहाँ पर चार्ज क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पर सरफेस के अंदर चार्ज है ही नहीं। अगर गॉस सरफेस के अंदर चार्ज जीरो है, इसका मतलब फ्लक्स क्या होगा, जीरो।
और अगर यहाँ फ्लक्स है ही नहीं, जब फ्लक्स है ही नहीं तो टेस्ट चार्ज यहाँ स्टेबल क्यों रहेगा? क्योंकि चार्ज रहेगा ना जब तो स्टेबल रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी चार्ज मौजूद है, या हम जिस चार्ज को कह रहे हैं कि Q0, अगर यहाँ हम टेस्ट चार्ज रख दें तो स्टेबिलिटी रहेगी, तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी क्योंकि इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, इसके अंदर कोई भी फ्लक्स नहीं है। तो इसकी वजह से इसके अंदर कोई भी आपका फ्लक्स नहीं रहेगा, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। तो अब हम लिख सकते हैं इसको कि सपोज, यहां हमने आपको चूंकि सपोज मान लिया था कि सपोज अ टेस्ट चार्ज इज स्टेबल। पहले हम लोगों ने ये नहीं माना था ना कि ये स्टेबल होगा। सपोज अ टेस्ट चार्ज इज स्टेबल इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब ये इसका मतलब क्या है, ये चीज इसका मतलब ये बताती है कि दिस रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर स्टेबिलिटी है इसके अंदर, इसका मतलब ये रिप्रेजेंटेशन हो रहा है कि देयर इज नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड द, या देयर इज नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन अ क्लोज्ड सरफेस। अगर हम ये क्लोज सरफेस कह रहे हैं, अगर यहाँ पर स्टेबिलिटी है तो इसका मतलब यहाँ पर जो रखा है चार्ज वो स्टेबल होगा। कब? जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। अच्छा भाई देखिए, सीधी सी बात है, अगर यहाँ चार्ज हमने रख दिया तो जब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो ये चार्ज स्टेबल क्यों रहेगा? अब यही बात अगर हम गॉस थ्योरम से, अगर हम जो हमने अभी आपको बताया, सिंस ड्यू टू गॉस लॉ क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज जीरो इनसाइड द सरफेस। गॉस थ्योरम, गॉस लॉ कहती है, अकॉर्डिंग टू गॉस हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इसके अंदर जीरो है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है, तो जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है तो यहां पर देयर विल बी नो स्टेबिलिटी। जब इसके अंदर, क्योंकि मैंने इसको यहां बता दिया है, जब इसके अंदर हमारा चार्ज ही नहीं है, फ्लक्स ही नहीं है, मतलब चार्ज अंदर फ्लक्स ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो ये स्टेबल यहां रहेगा ही क्यों? ये तो अनस्टेबल रहेगा। अगर इसको हम धक्का दे देंगे तो ये भागता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसको पकड़ने के लिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है। तो ये है पार्ट जो है ए, क्योंकि इसमें जो है दो पार्ट थे, ये पार्ट ए है। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। देखिए दूसरा पार्ट क्या कहता है कि वेरीफाई करिए कि अगर मान लीजिए दो यहाँ पर चार्ज मौजूद हैं, मान लीजिए एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है, ठीक है, और वो एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो कहता है कि वेरीफाई द रिजल्ट फॉर द सिंपल कॉन्फ़िगरेशन टू चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड साइन प्लेस्ड अ सर्टेन डिस्टेंस। देखिए अगर यहां पर हम एक चार्ज रख दें, टेस्ट चार्ज, ठीक है, यहां पर अगर हम चार्ज रखते हैं तो एक ऐसा पॉइंट ये है जो कि यहां पर नल पॉइंट है। नल पॉइंट समझ रहे हैं? नल पॉइंट का मतलब ये हुआ कि यहां पर इस पॉइंट, इस टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स जीरो है। नल पॉइंट का मतलब ये हुआ, ठीक है। अब अगर यहां पर नल पॉइंट है, इसका मतलब Q0 पर नेट फोर्स एट Q0 विल बी जीरो, ठीक है। नेट फोर्स यहां इस पर लगने वाला जीरो होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर इसको हम डिस्प्लेस कर दें तो ये फिर से बैक हो जाएगा। स्टेबिलिटी चाहने के लिए, पाने के लिए, अगर इसको हम यहां पर थोड़ा सा धक्का दे दें तो क्या होगा, ये इसको रिपेल कर देगा। क्योंकि इसकी, देखिए अब समझिए, ये नल पॉइंट है। नल पॉइंट का मतलब ये हुआ कि इसकी वजह से इस पर लगने वाला फोर्स और इसकी वजह से लगने वाला फोर्स दोनों एक दूसरे के इक्वल है।
लेकिन जैसे ही आप इसको नज़दीक करेंगे तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगी। जब ये डिस्टेंस कम हो जाएगी तो ये इस पर ज़्यादा फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि रिपल्सन हो रहा है। और यहाँ से जब आपने डिस्प्लेस यहाँ कर दिया तो इससे डिस्टेंस आपकी बढ़ गई, डिस्टेंस बढ़ गई तो ये क्या करेगा, इस पर कम फोर्स लगाएगा। तो यही ना फोर्स इसको रिपल कर पाएगा ज़्यादा, इसका तो प्रभाव कम हो जाएगा क्योंकि इससे दूरी इसकी बढ़ रही है, तो इसकी वजह से इस पर जो लगने वाला फोर्स है वो कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन इसके पास ही आ रहा है तो इसकी वजह से इस पर जो फोर्स लग रहा था वो और बढ़ जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या करेगा, इसको ढकेल देगा इस तरफ, तो इधर आ जाएगा। जैसे ही इसके नज़दीक आ जाएगा तो सेम पोजीशन इसकी यहाँ पर जैसी थी वैसी यहाँ पर हो जाएगी। जैसे ही यहाँ पर नज़दीक लाएंगे इसकी डिस्टेंस कम हो जाएगी इससे, और डिस्टेंस कम होने का मतलब जानते हैं, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स बढ़ जाएगा, इसका मतलब ये इस पर जो है ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो ये इसको उधर रिपेल करने लग जाएगा, और इसका इस पर प्रभाव कम हो जाएगा क्योंकि दूरी बढ़ रही है। जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स कम हो जाएगा, तो ये कम इसको रिपेल कर पाएगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो है अपने आप ये बाउंस बैक हो जाएगा ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स, ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा नेट फोर्स जो है Q नॉट विल बी 0। ठीक है, अब ये इफ वी डिस्प्लेस a test charge, if we displace a test charge along the line इसको रीस्टोरिंग फोर्स कह सकते हैं, जो ये पीछे धक्का दे रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स will get to the null point again, है ना, इसको नल पॉइंट पे फिर से ले आएगा। अच्छा, अब ये तो बात हो गई लाइन ज्वाइनिंग की बात। अगर यही चार्ज, मान लीजिए यही चार्ज Q1 और Q2 अगर सर्टेन डिस्टेंस पे रखें और यही टेस्ट चार्ज को हम इधर डिस्प्लेस करते, क्योंकि ये इस पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, ये भी इस पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, अगर इसको हम नॉर्मली डिस्प्लेस करते तो क्या ये स्टेबिलिटी रह पाती? तो नहीं रह पाती। क्यों? क्योंकि जब ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा तो इसको इस डायरेक्शन में धकेलने की कोशिश करेगा, और ये वाला चार्ज इसको इस डायरेक्शन में धकेलने की कोशिश करेगा। दोनों का नेट फोर्स कहाँ आएगा? ऊपर की तरफ। तो जब नेट फोर्स ऊपर आएगा तो ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर, यानी भाग जाएगा। ये जैसे ही इसको ऊपर डिस्प्लेस करेंगे भाग जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब इसको इफ, मैं यहां लिख दे रहा हूं, इफ अ टेस्ट चार्ज इज डिस्प्लेस नॉर्मल टू द लाइन देन ये कह सकते हैं कि हेंस if the test charge is displaced normal to the line, the net force will throw आप ऐसे लिख सकते हैं, the net force will इसको एक पॉइंट मान लें O, है ना। The net force will act away from O, hence this will be unstable. ये स्टेबल नहीं रहेगा, hence this will be unstable. तो ये जो है इसमें दो पार्ट थे, एक पार्ट ये था और दूसरा पार्ट ये था। तो इस तरह से इसको जो है हम लोग कर सकते हैं। उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई किसी पॉइंट में आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। गुड बाय।